नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक और सुहाग रात लेकर। ये कहानी मैंने 1 अप्रैल 2007 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी एक और सुहाग रात। मुंबई त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस रात के घने अंधकार को चीरती हुई तेजी से भागी जा रही थी। ट्रेन करीब 1 घंटा पूर्व मुंबई से रवाना हुई थी। सभी यात्री अब तक व्यवस्थित हो चुके थे। कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे, कुछ बतिया रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, तो कुछ चुपचाप बैठे शून्य में तक रहे थे। पूरी ट्रेन में सेकंड एसी यानी वातानुकूलित अपर श्रेणी का एक ही कोच था जो खचाखच भरा था। डिब्बे के हर सेक्शन में 4 बर्थ थी, 2 नीचे एवं 2 ऊपर। कोई जमाना था जब इन डिब्बों में बैठने वाले इन्हें गिने लोग होते थे। स्टेशन पर ऐसे डिब्बे में लोग चढ़ते तो अन्य यात्री उन्हें ललचाई आंखों से देखते। तब इन डिब्बों में चढ़ते भी चुनिंदा लोग ही थे। आज स्थिति विपरीत है। अब धानिये भगवानिये भी इसमें सफर करते हुए मिल जाते हैं। समाज अब मात्र 2 वर्गों में विभक्त हो गया है, धनी एवं गरीब। मेरे सेक्शन में फिलहाल कुल 3 लोग थे। मैं एवं एक नया जोड़ा जो शायद हनीमून पर कहीं जा रहे थे। मेरी लोअर बर्थ थी एवं नव दंपति की एक लोअर एवं एक अपर बर्थ थी। एक अपर बर्थ खाली थी, शायद आगे किसी स्टेशन से इसके लिए यात्री चढ़ने वाला था। वैसे महंगे वातानुकूलित डब्बों में यात्रा करना मुझे नहीं सुहा था। ऐसा नहीं है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो। व्यापार में मैंने बेशुमार दौलत कमाई है, पर मुझसे मेरी जड़ें नहीं छूटती। गरीब आदमी अमीर भी बन जाता है तो उसकी दशा रेगिस्तान से निकल जाने वाले उस सांप की तरह होती है जो चला तो जाता है पर निशान छोड़ जाता है। धन को भोगने के लिए आदमी को बेसिकली रिच अर्थात जड़ों से अमीर होना जरूरी है। इसके लिए पीढ़ियों में वैभव चाहिए। पहली पीढ़ी जो गरीबी की सीमा रेखा तोड़कर अमीरी की रेखा में प्रवेश करती है, वह गरीबी से इतनी भयाक्रांत होती है कि अमीर बनने पर भी उनके अतीत का गरीब उन्हें दांत दिखाता रहता है। धन को वही भोग सकता है जिसने धन की महत्ता न समझी हो, जो सोने के पन्ने में झूला हो, जिसे संपदा पैदाइश से मिल गई हो। इस बार भी मैं द्वितीय श्रेणी में ही यात्रा करने वाला था, पर पुत्र ने त्रिवेंद्रम से फोन कर रोष जताया, पापा जी, कुछ तो हमारी प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखें। लोग क्या कहेंगे कि पिता 80 वर्ष के हो गए हैं पर पुत्र इतना बेपरवाह है कि उनकी सुविधा का जरा ध्यान नहीं रखता। हमारी बुरी लगेगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? और हाँ, 3 टायर में तो आप बिल्कुल यात्रा न करें, वहाँ चढ़ने उतरने में आपको दिक्कत होगी। मेरे पास अब सेकंड एसी में जाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। मैंने ठीक ही सोचा था। सामने बैठे दंपति हनीमून पर गोवा जा रहे थे। अभी अभी दुल्हन ने मोबाइल पर इस रहस्य का उद्घाटन किया था। शायद अपनी किसी अंतरंग सखी से बात की थी। दुल्हन के साज श्रृंगार एवं लड़के के आंखों में तैरते सपनों को देखकर भी उनके नवविवाहित होने का स्पष्ट आभास होता था। इंसान कितना ही बूढ़ा क्यों न हो जाए, नव दंपति को देखकर उसके हृदय में आनंद हिलोरे लेने लगता है। वे उसकी यौवन की यादें ताजा करते हैं। सामने बैठे दंपति अब आपस में बतियाना चाहते थे। दोनों के पास अनेक रस भरी बातें थी। दोनों प्रणय आतुर एक दूसरे से छेड़खानी भी करना चाहते थे, पर मैं दाल भात में मूसलचंद की तरह उनके सामने बैठा था। वे कुछ कुछ कहने का प्रयास करते, छेड़ने की कोशिश करते, पर मुझे देखकर संभल जाते। बुढ़े गत यौवना अवश्य होते हैं, पर गत विवेक नहीं।
बच्चों की इस दुविधा को देख मुझे दया आ गई। यकायक मुझे एक विचार कौंधा। मैंने हाथ के इशारे से उन्हें पूछा, आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है? लड़का पहले तो सक पकाया, फिर बोला, क्या आप बोल नहीं सकते? मैंने पहले मुंह और फिर दोनों कानों पर हाथ रखते हुए सांकेतिक भाषा में उन्हें उत्तर दिया। दोनों मेरे मनोभाव समझ गए। संकेतों को दोहराते हुए युवक ने पुनः पूछा, यानी आपको सुनाई नहीं देता एवं आप बोल भी नहीं सकते? वह अपने आप को आश्वस्त करना चाहता था। मैंने सर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। दोनों की बाँछें खिल गई। उसने मुझे आगे आने वाले स्टेशन का नाम सांकेतिक भाषा में बताया। मौका देखकर उसने मुझे ऊपर की बर्थ पर जाने का इशारा किया। मेरे लिए ऊपर चढ़ना कठिन था, फिर भी मैंने प्रयास किया। दोनों ने मुझे सहारा दिया। मैं ऊपर चादर ओढ़कर लेट गया। थोड़ी देर में लड़की मेरी वाली सीट पर आकर बैठ गई। लड़का भी मौका देखकर उसकी गोदी में सर रखकर लेट गया। दोनों अब बतियाने लगे। दोनों रस भरी बातें कर एक दूसरे को छेड़ने लगे। लड़का जब जब भी लड़की को छेड़ता, लड़की प्रतिरोध करती। तब उसके कंगन एवं चूड़ियों का शोर वातावरण को और रसमय बना देता। लड़की की हरकतें बढ़ने लगी तो लड़की मीठे रोष में भरकर बोली, कुछ शर्म करो, ऊपर कोई लेटा है। चिंता मत कर, बुढ़ा तो बहरा है। कहते कहते लड़के ने अट्टहास किया तो लड़की अपना हाथ लड़के के मुंह पर रखकर बोली, बेशर्म कहीं के, हर जगह सताते रहते हो। मुझे समझ में नहीं आया मैं बुढ़ा होकर भी उनकी बातें क्यों सुन रहा था। यही नहीं, ध्यान से यह सब सुनना मुझे रससिक्त कर रहा था। क्या आदमी की कामेच्छा मरती भी है? रसविहीन ग्रंथियों के साथ बुद्धों के पास अध्यात्म के अतिरिक्त अवलंब ही क्या रह जाता है? वस्तुतः मनुष्य की यौनिक इच्छा किसी भी उम्र में मरती नहीं, वह राख में दबे अंगारों की तरह सुषुप्त होती है। जिन कार्यों को करने की क्षमता मनुष्य खो देता है, उन कार्यों को न करने की अक्षमता छिपाने के लिए वह अन्य विकल्प ढूंढ लेता है। अध्यात्म आपकी अक्षमता को छिपाने की कला ही है। मौका मिलते ही ये बुढ़े दम भरने लगते हैं। संसार भर में बिकने वाली यौनोत्तेजक दवाइयों में 95% का सेवन बुढ़े ही करते हैं। बुढ़े युवाओं से अधिक लंपट होते हैं। बच्चे इस बात को न जान पाए, अतः प्रभु नाम की माला फेरते रहते हैं। खैर, बच्चों की रस भरी वार्तालाप, दुल्हन के नखरे एवं साज श्रृंगार ने मुझे उस उम्र में पहुंचा दिया जब मेरा विवाह हुआ था। क्या तो उम्र थी तब, मात्र 17 वर्ष, और दमयंती भी तो 16 वर्ष की ही थी। लड़कियां रजस्वला होते ही उनका विवाह कर दिया जाता था। तब ऐसा मानते थे कि इस उम्र में बहकने की बहुत संभावना होती है। ऐसा हो उसके पहले ही भांवट डाल देते थे। तब निरोज्जी एवं टी देवी भी नहीं थी। जरा सा चूके और जीवन नरक हो जाता था। बाल विवाह उस समय की अनिवार्यता थी, पर यह बात अवश्य है कि जो मजा बाल दंपति बनने में था, जो अबोधता, जिन भोली बातों का लुत्फ बाल दंपति लेते थे, वह इन बड़ी उम्र के युवकों के नसीब में कहाँ। सुहाग रात की याद आते ही आज भी नस नस में मिश्री घुल जाती है। वे बरसात के दिन थे। भाभी ने कमरे में धकेल कर दरवाजा बंद किया तो मैं लगभग चीख पड़ा था, यह क्या कर रही हो भौजी, शर्म नहीं आती? शर्म? मेरी शर्म तो तेरा भैया पी गया। कहते कहते भाभी जोर से हंस पड़ी थी। मैंने भीतर से चिटकनी लगाई एवं चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ा। उन दिनों बल्ब कहाँ थे। कमरे की ही दीवारों के मध्य बने एक चौखट में दिया जल रहा था। दीपक की मध्यम रोशनी में दमयंती पलंग पर गठरी बनी बैठी थी। पलंग के पास दूध से भरे 2 गिलास एवं पास में कुछ फल रखे थे। ऐसा करना उस समय की प्रथा थी। मैं चुपचाप दबे पांव पलंग तक आया। मुझे देखकर दमयंती और सहम गई। पहले से ठोड़ी तक आए घूंघट को उसने और नीचा किया।
उसने लाल जोड़ा पहन रखा था जिसके किनारों पर जरी का मनभावन काम था। जोड़े पर जगह जगह सितारे टंगे थे। मैं पलंग तक पहुंचता उसके पहले ही उसकी छाती उत्साह से भरने लगी थी। भय के मारे उसने अपना बायां हाथ छाती पर रख लिया था। मैं कौन सा सूरमा था, पलंग पर चुपचाप आकर बैठ गया। मिलन की उत्कंठा एवं समागम की शत शत कल्पनाएं मेरे हृदय में हिलोरे ले रही थी, लेकिन उन्हें साकार रूप देने के लिए जिस साहस की आवश्यकता होती है वह मुझ में कहाँ था। इस उम्र में जहां एक अजीब अबोधता होती है वहीं एक भोला अहंकार भी होता है। मैं क्यों पहले बात करूं? कमरे में एक अजीब चुप्पी तैरने लगी थी। एक दूसरे की श्वासों की आवाज हम स्पष्ट सुन सकते थे। हमारी उत्कंठाओं को प्रकृति ने साहस दिया। बाहर कहीं जोर से बादल गरजा एवं तेज आवाज में बिजली कड़की। पहले से भयातुर दमयंती क्षण भर के लिए सहम कर मुझसे लिपट गई। अनायासी मेरे इस पुण्य लाभ का मैंने भरपूर फायदा उठाया। कई देर तक वह मेरे बाहुपाश में बंधी रही, फिर एकाएक घूंघट ऊपर कर बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? फिर उसे लगा वह कुछ गलत बोल गई। ठोड़ी पर हाथ रखकर बोली, ओई मां, मैंने आपको तुम कह दिया, इसका पाप तो जरूर लगेगा। सभी हिरणी की तरह उसकी आंखें फैल गई। तब मैंने उसके रूप के प्रथम दर्शन किए। काम उलसित चकित आंखें, कमनीय भ्रकुटी, मंत्र सिद्ध काजल, तीखे नाक पर होले होले हिलती हुई नथ, रक्तभण कपोल, सुघड़ बत्ती सी सुंदर चिबुक एवं सुराहीदार गर्दन। उसकी लंबी काली चोटी नितंबों तक आ रही थी। कंगनों की खनखन एवं नुपुर की क्षीण ध्वनि मेरे हृदय में प्रणय का महासंगीत जगा रही थी। मुझे प्रथम बार लगा जैसे नारी पुरुष की दीर्घ तपस्या, पूजा एवं पुण्य का श्रीफल है। जिसे स्त्री मिल जाए उन्हें इन मिथ्या अवलंबों की क्या आवश्यकता रह जाती है। इस पृथ्वी पर आकर जिस पुरुष ने सुंदर स्त्री को नहीं भोगा, निसंदेह वह ठगा गया। आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, वह पुनः बोली। अब उसकी वाणी आत्मविश्वास से लबरेज थी। नहीं नहीं, ऐसे अनजाने में तुम कहने से पाप थोड़ी लगता है, मैं श्वास रोककर बोला। थोड़ी देर कमरे में चुप्पी रही। मेरी दशा देखकर पुनः दमयंती ने मौन तोड़ा। ये चुपचाप कब तक बैठे रहोगे? कल मेरी सहेलियां पूछेगी कि तुम्हारा दूल्हा कैसा है, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगी? मैं सकपका गया। तब स्त्री महाग्रंथ में छुपे अगाध रहस्य के प्रथम पृष्ठ को मैंने समझने का प्रयास किया। मुझे लगा इस महाग्रंथ को समझने का वांछित विवेक अभी मुझसे कोसों दूर है। मैं सोचता ही रह गया एवं वो साहस के प्रथम सोपान पर चढ़कर मेरे पौरुष को ललकारने लगी। शराब के चढ़ते सुरूर की तरह मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी देह भंगिमाएं, रस अंगुलियों का स्पर्श एवं बाकी चितवन मेरे धैर्य के सारे बांध तोड़ रही थी। ऊपर नीचे होता हुआ वक्षस्थल, अर्धमुंदे नेत्र एवं श्वासों की उस्माहट मेरी कामाग्नि को हवा देने लगी थी। कामदेव अब धनुष हाथ में लेकर शरसंधान को तैयार थे। बाहर मेघ जोरों से गरजने लगे थे, मानो सब कुछ लुटाकर रिक्त हो जाना चाहते हों। भीतर भी कुछ ऐसा ही घट रहा था। कोई बादल की तरह गरज रहा था, कोई नदी की तरह उल्लसित होकर उमड़ रही थी। मेरी आत्मा के आकाश पर मानो सहस्त्रों बिजलियां एक साथ कौंध गई थी। मन प्राण मानो किसी में विलय हो गए थे। कोई छिन्न मस्ता हो गई थी, कोई विदेह हो गया था। मैं पसीने से तरबतर था। वह चातकी की तरह मेरे श्रम कणों को पी गई। दमयंती उसी रात मेरे मन के अंतःपुर में प्राण मोहिनी सी अधिष्ठित हो गई। उस मधुनिशा की यादें आज भी मेरी श्वासों में, प्राणों में, एहसासों में बसी है।
दमयंती का स्वर्गवास हुए 10 वर्ष हो गए, लेकिन आज एक बार फिर मैंने सुहाग रात मनाई। मेरी इस वैचारिक मधुनिशा में पुनः मैंने उस देवी के दर्शन किए। ये मेरी दूसरी सुहाग रात थी। रात कब सोया पता ही नहीं चला। सुबह कोच में खटपट हुई तो मैं चौंक कर उठा। धीरे धीरे बस से उतरकर नीचे आया। मझगांव आ गया था। गोवा जाने वाले सभी यात्री यहां उतर रहे थे। नव दंपति भी अपना लगेज लेकर जाने लगे तो मैंने दोनों की ओर देखकर कहा, थैंक यू न्यूली वेट्स, गॉड ब्लेस यू। नीचे उतरते उतरते दोनों की आंखें विस्मय से फैल गई। रात वाला रहस्य तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। नव दंपति चुपचाप नीचे उतर गए। ट्रेन यहां 2 मिनट ही रुकती थी। इंजन अब सीटी बजा रहा था। यकायक मैंने देखा कि वही नवयुवक बिजली की गति से कोच में घुसा। मेरे कानों के समीप आकर जोर से बोला, बुड्ढे हरामी होते हैं। इतना कहकर वो तेजी से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। उसने सही कहा था। मैं इस महासत्य का कैसे विरोध करता। अब तक गाड़ी भी गति पकड़ चुकी थी। धन्यवाद।